योगेश जी, आपका कोई प्रश्न? डॉक्टर, मेरा प्रश्न ये है कि जनमानस के लिए ये है कि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं जी। और आम जनता, आम जनमानस जो है वो इस कंफ्यूजन में है कि हम जाएं किसके पास, आयुर्वेद के पास जाएं, एलोपैथ के पास जाएं, होम्योपैथी के पास जाएं। आजकल और भी पैथी चलने लगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, कई चीजें आने लगी हैं, तो वो कंफ्यूज है कि हम अपना सही ट्रीटमेंट कहाँ चलाएं। तो इस पर कोई प्रयास है? बहुत बहुत बढ़िया बात। पहले तो आपके प्रश्न के लिए मैं ताली बजाता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है कि पहले, आज से 20 वर्ष पहले बड़ा इजी था एक क्लास। उस समय का एटमॉस्फेयर अच्छा था, अशुद्धता नहीं थी, खाने की नहीं अशुद्धता थी, पीने की नहीं अशुद्धता थी, किसी भी चीज में मिलावट 20 वर्ष पहले लगभग नहीं थी, अगर थी तो 5-10%। और केवल एमबीबीएस और बीएमएस हुआ करते थे, बीएचएमएस हुआ करते थे, बीयूएमएस हुआ करते थे, मतलब सिंपल एक डिग्री लेकर के, और स्पेशलाइजेशन में एमएस और एमडी हुआ करते थे। बहुत ज्यादा मरीज को भी नहीं भटकना पड़ता था, उसका अपने डॉक्टर तक सिंपल सा था कि भाई हमें बीएमएस वाले डॉक्टर को दिखा लेना है, भाई हमारे पास अगर 100-200 रुपए है, और एमबीबीएस वाले के पास चलो 500 है। तब अब मरीज, अब तो डीएम और एमसीएच भी आने लगे हैं, जो पैसे वाला उधर भागने लगा है। कहानी वहीं पर है, अगर बीएमएस वाला भी कोई मॉडर्न मेडिसिन लिख देता है, वो भी वही लिखेगा जो उनके लिए ये दवाई देनी है, ये देनी है, और साहब अगर ज्वर आया, बुखार आया तो उसमें ये देंगे, अगर मॉडर्न करते हैं, है ना। और हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, एमडी कर लिया, उसको भी लगभग वही। थोड़ा सा ये रह जाता है कि एमडी वाला डायबिटीज को भी देख लेता था, कार्डियक को भी देख लेता था, और थोड़ा ऊपर लेवल में। परंतु अब मरीज इसलिए कंफ्यूजन में है कि साहब डीएम आने लगे, यानी कि डीएम न्यूरोलॉजी, कि वो न्यूरो वाला है, तो एमबीबीएस वाला तो हाथ खड़ा ही करता है, एमडी वाला भी कहता है कि साहब न्यूरो वाले को दिखा। जो चीफ ट्रीटमेंट मेडिसिन वाले के पास ही हो, खैर ठीक है, वहां तक सही है। फिर उसके बाद में जो पार्ट होता था, न्यूरो का पार्ट होता था, पहले केवल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने के लिए कि साहब दौड़े पड़ रहे हैं या वाकई में ब्रेन में प्रॉब्लम है। अब हमारे मिलने वाले डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, उनसे बात की, बोले यार अब तो मरीज नहीं देखने को मिलते हैं, देखने को मतलब उनकी ओपीडी 150-200 की है। कह रहा है कि 80% डिप्रेशन का मरीज है, इतना ज्यादा डिप्रेशन है। अब इसी तरह से हम कार्डियक की बात करते हैं, नेफ्रो की बात करते हैं। कार्डियक में जाओगे, स्टंट पड़ने लगे, क्या पहले आदमी का सर्वाइवल नहीं था, जीता था बढ़िया दिनचर्या के साथ, स्टंट और भी चीजें खैर होने लगी, अच्छा भी है। बट हर तीसरे आदमी, चौथे आदमी का मेगा सिटी रहने वाला और जिसकी उम्र 50 से ऊपर है, वहां वो इस चक्कर में फंस रहा है। हमें नहीं कहते डॉक्टर कर रहा है, हमारी दिनचर्या कर रहा है। अब इसके बाद में हम अगर नेफ्रो, इस समय रीनल फेल्योर बहुत ज्यादा चल रहा है ना। रीनल फेल्योर, आप गुर्दे फेल हो गए, कहाँ जाए? बीएमएस के पास जाए, शायद डायलिसिस से बच जाए, या चलो मॉडर्न में जाए, डायलिसिस होगी, डायलिसिस के बाद 1 साल बाद क्या कहता है, कहता साहब आप तो गुर्दा बदल लो, ज्यादा ज्यादा 2 साल बाद। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को छोड़ दिया जाए, वो एक्सेप्शन है ना। बाकी अब आप आते हैं स्किन डिजीज, एमडी बैठा हुआ हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, बट फंगल इन्फेक्शन तक नहीं क्योर हो रहा है, कटु सत्य है। अब इसी तरह के जब ये मरीज छूट करके आते हैं, पैसा है आजकल, वो आते हैं होम्योपैथिक शरण में, है ना। तो अब यहाँ पर मेरा उन सब लोगों से ये कहना रहेगा कि शुरुआती दौर में जो कंफ्यूजन है कि क्या हम होम्योपैथिक में दिखाएं, आयुर्वेदिक में दिखाएं या अंग्रेजी में दिखाएं। देखिए बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर पर भी जाकर के, तो मेरे कहने मतलब है अगर हल्की फुल्की दिक्कत है, आप मेडिकल स्टोर वाला भी जानकार है, वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार हमको हल्की फुल्की दिक्कत है, आपके आस पड़ोस में जो भी बीएचएमएस या बीएमएस बैठा हुआ है, बिल्कुल फैमिली डॉक्टर की तरह उससे संबंध रखिए और जाकर के वहां अप्रोच करिए। अब कहां पर देखिए, जहां पे आपको चुनना रहता है बीएमएस या फिर हायर स्पेशलिटी में अगर चुनना चाहते हैं आप, कि एमडी को चुनना चाहते हैं, डीएम को दिखाएं किसको, तो वहां पर जो प्योर शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाला है, मैं क्योंकि आयुर्वेदाचार्य हूं, तो आप निश्चिंत होकर के, मेरा दर्शकों के लिए रहेगा, आप आयुर्वेद, मेरा कहना ही रहता है आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं, जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है। आहार, इस पर मैडम ने भी बताया क्या खाना पीना है। विहार का मतलब एक्सरसाइज कब करनी है, हमारी प्रॉपर दिनचर्या क्या हो, सोना, स्लीप हमारी कैसी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, हम अपने आप को नियंत्रित रखें। तो वो सब अष्टांग योग के माध्यम से
अपने आप को आधा तो फिट रख सकते हैं। बाकी यदि लीवर फेलियर की प्रॉब्लम है, मैं आयुर्वेद की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ। मॉडर्न में मैंने भी बता दिया कि भैया अगर किडनी फेल हो रही है तो डायलिसिस कराने के बाद आपको 1 साल बाद प्लांटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। बस मैं यही आश्वासन दिला सकता हूँ आयुर्वेद की तरफ से। अगर शुद्ध वैद्य है, जिसको ज्ञान है, ये भी छद्मचर वैद्य होते हैं और प्राणाभिसर वैद्य होते हैं। प्राणाभिसर वो होते हैं जो अपने ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आपके रोग को जड़ मुक्त करें। छद्मचर वो होते हैं जो साहब उठाया, आप जो मेडिकल स्टोर वाले, आप जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बता गए ये साहब दवाई इसमें काम हो जाती है, हमने उठाई दे दी, हमें पता ही नहीं इसमें क्या। वो छद्मचर की श्रेणी में आता है, उसको तो आप पढ़ा गए। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक जिनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से चिकित्सक बना देते हैं, वो अलग बात है कि आराम मिल गया, बट वहां पर प्रॉब्लम आती है। अब यदि लीवर की प्रॉब्लम है, आपको हाथों की प्रॉब्लम है, आपको एब्डोमेन के किसी भी अंग की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन जिसको हम लोग देसी भाषा में पेट समझते हैं, कहते हैं, उसमें 9 अंग होते हैं महिलाओं में और 8 अंग होते हैं पुरुषों में। सबसे पहला ये स्टमक ही होता है एब्डोमेन में, फिर उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आपका लीवर हो गया ये, और लीवर से ही लगा वो पित्त की थैली होगी राइट साइड में, गॉलब्लैडर कहते हैं, यहीं पे पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। अब आते हैं साइड में स्प्लीन हो गया, लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट में लिटरली क्या है आपकी किडनी हो गई। जब हम नीचे लोअर एब्डोमेन में आएंगे तो क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। महिलाओं में यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ में एक ऑर्गन और है, उसे यूटेरस कहते हैं, और साथ में अंडदानी या ओवरी कहते हैं, जिसके बारे में मैडम ने अभी डिटेल किया। तो ये जो 9 के 9 अंग हैं, यहाँ पर मैं इसलिए इतना डिटेल किया, ये बड़ा शॉर्ट पार्ट है, चारों ओर म्यूकस, चारों ओर जो है इस तरह का रहता है कि बहुत सॉफ्टली उसको रखा जाता है ब्रेन को, और यहीं पर एसिड बनता है। अगर हम अम्लीय चीजें खाएंगे, एसिडिक चीजें खाएंगे, तो हमारे ये सारे अंग, लीवर में हेपेटाइटिस होगी, पैंक्रियाज में पैंक्रिएटाइटिस होगी, पेट में अल्सरेशन होगा, अल्सर होगा, गुर्दों पर अगर बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाएं गुर्दे फेल्योर में जाएंगे, स्प्लीन भी इफेक्टिव होगी। अगर हम बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खट्टी चीजें लाएं, यूटीआई होगा, पेशाब में जलन होगी, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होगा, और महिलाओं में तो मैडम ने बता दिया इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम, यूटेराइन फाइब्राइड, सभी की प्रॉब्लम्स होगी। और आप लोग को बता दूं किसी भी व्यक्ति को यदि एसिड बनता है, हमारी बात को अजमा के देख लेना, बहुत डकारें आती है, एसिड बनता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, आप सिंपल सा उसका टीएलसी का पढ़ा हुआ है, रेस्ट आएगा, कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं है, आप करा के देख लीजिए। इसका मतलब है कि हमारे अंदर गर्मी है, गर्मी क्या करती है, सूजन पैदा है, और सूजन जब पैदा होगी तो टीएलसी बढ़ जाता है। कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट आप सिंपल से गए टीएलसी। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं पित्त की अधिकता, वही पित्त दोष। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि चाहे आप होम्योपैथिक में जाए, अच्छा ट्रीटमेंट है, नेचुरल पैथी, नुकसान नहीं देगी। चाहे आप आयुर्वेद में जाए तो वो भी एक अच्छी पैथी है। आप मॉडर्न में 2 जगह सहारा लें। पहला तो इमरजेंसी, भाई फ्लूइड लगना है या सर्जरी होनी है, तो वो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ आपको जाना चाहिए। अब आपको आज ही बुखार आया, 5 दिन में ठीक होने वाला वायरल, तो आप होम्योपैथिक में भी जा सकते हैं, आप आयुर्वेद में भी जा सकते हैं। यदि कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो आप आयुर्वेद और होम्योपैथिक, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, तो मैं जानता ही हूँ होम्योपैथिक वाले भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मॉडर्न में इमरजेंसी इज ए वेरी गुड सिस्टम, सर्जरी और एक दो प्रॉब्लम की मॉडर्न। थैंक यू। क्या आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल। चलिए हमारे साथ में सर एक चीज और अभी निकल के आई कि जैसे लोग मानते हैं कि जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं वो चीज उसकी वजह से किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वहां पर लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये तो बेचारे ऐसे चले गए, ये तो ऐसा भी नहीं करते थे। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कैंसर हो जाता है, जो कि लोग मानते हैं कि गुटखा खाने से ज्यादा हो जाता है। हो सकता है उससे 90% लोगों को होता हो, लेकिन जिन 10% लोगों को हो जाता है बिना ये सब चीजें यूज किए, तो उसके लिए एक सुझाव इसमें बड़ा बढ़िया था। जो लोग ज्यादा से ज्यादा मिर्च और खान पान, सबसे बात है खान पान की, लाइफ स्टाइल की, कि अगर वो भी अगर थोड़ा सा रूटीन में नहीं है तो भी ये सब चीजें संभव है। बिल्कुल, आपने बहुत सही समझा। मैं हमेशा, लोग कहते हैं कैंसर ट्रीट नहीं होता है,
बात सही है, जब किसी चीज की सीमा पार हो जाती है तो अनट्रीटेबल हो जाता है। बट कैंसर हम अपने आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गर्म खाना, तीक्ष्ण खाना और खट्टे खाने की वजह से। ये निषेध है। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, पनीर आयुर्वेद में निषेध है, क्योंकि दूध को कभी भी खट्टी चीज से फाड़ा नहीं जाता, दूध को पनीर बनाने के नींबू से फाड़ा जाता है। हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। मछली और दूध का सेवन एक साथ नहीं कर सकते, विरुद्धार। तो कई ऐसी चीजें हमको पता ही नहीं। चाय रोज बनती है, चाय में दूध पड़ा, ये तो हम आपको सबको मालूम, चाय के साथ नमकीन दूध में नमक, स्किन डिजीज होगी। तो चाय के साथ मैं भी कभी कभी नमकीन अच्छी लगती है हमारे पास। तो मेरा लेकिन आयुर्वेद कहता है दूध के साथ मिठाई अवॉइड कीजिए, कभी कभार अलग बात है स्वाद के लिए। इसके अलावा सर जो भी क्वेश्चन हम लोग की तरफ से जो भी जानकारी लेने के लिए जो सवाल हम लोग आप लोगों से करते हैं, उसके बारे में जो आप लोग जैसे उसके बारे में उपचार तो आप बताते ही हैं, सही सजेशन तो देते हैं, सही सुझाव देते हैं। इसके अलावा जब लोगों में कोई परेशानी उत्पन्न होती है, जब उत्पन्न होती है तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं, तो लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है कि हमको ये चीज इसकी वजह से क्यों। जैसे अभी आपने स्किन की बात की, तो स्किन की भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी डिजीज है जो स्किन की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है बॉडी में। बिल्कुल। तो ये एक सिम्टम है, ये एक पहचान है कि कुछ ऐसा तो बॉडी में गलत हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जैसे फीवर, तो फीवर वो कोई डिसीज नहीं है, वो फीवर किसी कारण से आया, तो वो कारण क्या है? बहुत बढ़िया। ज्वर को मैं समझा दूं, ज्वर के बारे में आयुर्वेद में भी लिखा है, बुखार के बारे में। शायद आप ज्वर के बारे में पूछने वाले थे, आपका प्रश्न था अच्छा बुखार आता है इसमें क्या है ना, नीरज जी पे फोकस करिए, ये अभी डिस्कस कर रहे थे। आप अपना सवाल पूछिए। नीरज जी अपना सवाल। आजकल की लाइफ स्टाइल है सर, बहुत ही ज्यादा लोग सब परेशान है, बहुत ज्यादा हाउस पोस्टर लगा हुआ है, तो इनकी सर इम्यूनिटी पावर कुछ नहीं हो पा रही सर। तरह तरह की बीमारियां आ रही, पेट अंदर हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, उधर त्योहार अपनी सफाइयां कर रहे हैं सर, उनको थोड़ी एलर्जी हो जा रही है सर। इसका सर इम्यूनिटी बूस्ट करने का क्या तरीका सर, कैसे उससे बचाव? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सारी कहानी हमारा कोई भी रोग यदि शरीर में आ रहा है तो उसका कारण हमारी पुअर इम्यूनिटी सिस्टम। कई बार हम लोग इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स की डॉक्टर साहब ये लीजिए, ये गुडुची है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, या आपके भी कई ड्रग्स होंगे जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं, आपके भी कुछ कंपनी बनाती होगी, तो इम्यूनिटी कम हो रही, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता। अब क्या कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कम करेगा, कब करेगा? जब एटमॉस्फेरिक चेंज होता है। अभी पता लगा कि सर्दी से अभी गर्मी आने वाली है, इसलिए मैं नवरात्रि का भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करूंगा कि अब हमारा जो सूर्य की गर्मी लगातार बढ़ेगी, है ना, लगातार बढ़ती चली जाएगी, तापमान बढ़ता चला जाएगा। शिशिर ऋतु है, इसके बाद में बसंत ऋतु आएगा, फिर उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, फिर उसके बाद में वर्षा, और उसके बाद में शरद ऋतु, और फिर हेमंत आता है। इस तरह से 6 ऋतु होती है, तो लगातार ये बढ़ता है। अब जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही हमारी बॉडी एडजस्ट के आगे तक हम लोग पहन रहे थे 5-10 दिन पहले जैकेट स्वेटर सब पहन रहे थे, अभी हमें लग रहा है हमने हाफ स्वेटर पहनने का, भैया नहीं ना, बाकी सब सामान्य आ गए, लेकिन सुबह शाम हमें ठंडक, हम तो निकल पड़े साहब। अब हमने शाम को आइसक्रीम भी खा ली, बरातें हो रही है, हमने दही बड़ा भी खा लिया। ऑलरेडी इम्यूनिटी हमारी लेस थी, क्योंकि हम सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करी, रात में प्रॉपर सोए नहीं, दिन में सही खान पान नहीं रहा, आपने ना इम्यूनिटी कम होने के कारण मुख्य रूप से यही है, गलत आहार, गलत विहार और गलत निद्रा, ये हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, हार्मोन्स एंजाइम्स को अफेक्टेड करते। अब पता लगा हमने और जाकर के ऊपर मोटरसाइकिल से गए, अरे स्वेटर भी पहने थे साहब, ऐसे करके हीरो कट में बांधा और पहुंच गए। हमें पता ही नहीं है कि वो ठंडी हवा हमारे सीधा घुस रही है मांसपेशियों में। ऊपर से जाके हमने रायता खाया, पनीर ऑलरेडी खा लिया जो कि वर्जित था, आइसक्रीम खाई और चले यार, सुबह उठे था बोले चाय, आवाज नहीं निकलती। जो वायरस किस ऋतु में हो रहा है, वायरस तो सबको लगेगा, ये इसी कमरे में हो सकता है घूम रहा हो, टीबी के कीटाणु भी घूमते हैं, बट इफेक्टेड वो होता है जिसकी इम्यूनिटी कब होगी। हमने उस वायरस के लिए एक वातावरण दे दिया,
वो तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नाक से लेकर गले तक ही काम करेगा। हमने सब इसी सिस्टम को ठंडा कर लिया। अब क्या हुआ, वो वायरस ने भी अपना काम करा, इधर आपका जो वायु का शीत गुण और कफ का शीत गुण, आप आयुर्वेद से संबंधित हो, दोनों का शीत गुण ने संकोच गुण पैदा करा, जकड़ दिया। ऊपर से आके वायरस जो था उसने अपना टॉक्सिन्स लिबरेट किया, इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन आई, और जब भी सूजन बॉडी में बढ़ेगी, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइनल्स होते हैं, सूजन आती है और हीट होती है, रेडनेस आती है, टेंडरनेस और पेन, मतलब इस तरह के लक्षण होते हैं। ज्वर में भी यही लक्षण है, काम, बुखार, सर दर्द, भयंकर बॉडी एक सारा का सारा मिलेगा। अब इसको यहीं से ज्वर से जोड़ लेते हैं। फीवर इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, दिस इज रिटन इन ऑल द बुक्स ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि बुखार रक्षात्मक इकाई है। आयुर्वेद क्या कहता है, वो भी कहता है ज्वर रक्षात्मक इकाई। तो साहब ज्वर और फीवर रक्षात्मक इकाई है, तो व्हाई वी आर टेकिंग द एंटीपायरेटिक मेडिसिन, हम बुखार उतारने वाली मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, ये प्रश्न मैंने पूछा था रोहेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज बंथा में, जो वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हमारे गुरुजी रहे, डॉक्टर्स बैठे थे, डॉक्टर आलोक अग्रवाल साहब भी हमारे मेडिसिन वाले हैं, वो ज्वर के बारे में पढ़ा रहे थे। देन आई हैव पुट अप दिस क्वेश्चन, हाँ, तो मैंने पूछा, तो हमारे गुरुजी ने हाथ रखा, डॉक्टर आलोक ने बिल्कुल सही आंसर दिया, भाई इसलिए बुखार उतारने की दवाई देते हैं, आप सब लोग को भी बता रहा हूँ, इसलिए देते हैं कि टेम्परेचर 102 से ऊपर अगर जाता है तो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके फेब्राइल कन्वर्जन या ज्वर पड़ने का डर है, मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस का डर रहता है। ये करेक्ट आंसर है। बट हमने तो अभी 99 बुखार था 100 में, और बुखार रक्षात्मक इकाई है, और हमने बुखार उतार दिया, बदन ठंडा पड़ा। बुखार चढ़ने से हमारे शरीर के पास लड़ने का कोई हथियार नहीं है वायरस बैक्टीरिया से। वायरस तो अपने आप 5-6 दिन में किल हो जाएगा, मर जाएगा, कोई हथियार नहीं, एक हथियार। जैसे ही वायरस ने अपना टॉक्सिन लिबरेट किया, अभी मैडम ने बताया ना, हमारी बॉडी किसी भी बाहरी बॉडी, फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरह से बैक्टीरिया वायरस गया, उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो उन्होंने टॉक्सिन लिबरेट किया, बॉडी ने कहा हाइपोथैलेमस से यार टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, और बढ़ा करके जी किल हो जाए या अपनी मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाए, उन्हें एटमॉस्फेयर चाहिए। हमने अगर कॉलोनी बनाया, हमने अगर खा लिया बॉडी, हमने अगर खा लिया आइसक्रीम, तो वो अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे। इसी को तो वायरल लोड कहते हैं, इसी को बैक्टीरियल लोड कहते हैं। अब अगर हमने टेम्परेचर को आयुर्वेद में रिटन है, प्रथम 2 दिन 24 से 48 घंटे तक ज्वर के बल को बढ़ने देना चाहिए, जिससे ज्वर का बल यानी कि टेम्परेचर 101 तक जाता है। आपको कोई मेडिसिन लेने के लिए, प्रथम नवीन ज्वर में कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने बढ़े हुए तापमान से बैक्टीरिया और वायरस की जो टॉक्सिन्स लिबरेट हो रहे हैं, जो उनकी प्रोजेनी बढ़ रही है, उसको रोक देगी। एक एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इसके, अगर हमने बुखार उतार दिया तो उसे मिल गया नॉर्मल टेम्परेचर, वो अपना वायरल लोड बढ़ाएगा, बैक्टीरियल लोड बढ़ाएगा। मई और जून के महीने में जब टेम्परेचर 45 है, आपका कोई दुश्मन आपके घर पे दरवाजे पे आ जाए और आप विनम्रता दिखा दो और अपने कमरे में बैठा लो और एसी खोल दो, ठंडा पानी ला के दो, और आप प्यार से कहते भाई साहब रहना है तो आराम से रह सकते हैं, तो क्या करेगा, वो अपने घर परिवार वालों को भी बुला लेगा, बोले आओ यार बड़ा बढ़िया। अब अभी आया 45 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका दुश्मन, आपने पहले दरवाजा खोला, उसे हड़का दिया, नहीं हड़काया कोई बात नहीं, आपने बैठा ला, पंखे की लाइट ही नहीं आप ऑन करी, बोले भाई साहब खराब हो गया, वो थोड़ी देर बैठेगा, पंखा हिलाएगा, अपना मोर्चा हिलाएगा और वो ठीक होगी। वो अपनी कॉलोनी नहीं बढ़ाएगा, अपने लोगों को नहीं बुलाएगा। यही सेम चीज है बुखार में। अगर हमने बुखार उतार दिया तो भाई साहब वो अब ठंडा बॉडी हुई, अब हमने धनाधन अपना वायरल लोड बढ़ाया। आप लोग को मालूम होगा जब डेंगू कब खतरनाक होता है, पहले सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में जब बॉडी ठंडी पड़ती है, बुखार उतरता है, डेथ तब होती है। महसूस करा करें, हमने सारे हथियार पहले सप्ताह में लगा दिए, बुखार उतार के सब लगा दिए ना, उसकी 21 दिन की फेज है, सेकेंड वीक में उसने अब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम पड़ गई। हमने तो बुखार को लगातार आप 4 घंटे 6 घंटे तक जो भी बुखार उतारने वाली दवाई देते रहे, अब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई,
हमारी हाइपोथर्मिया में, डिहाइड्रेशन में, हाइपोग्लाइसीमिया में बॉडी आ गई, इम्यूनिटी कम हो गई, वो बढ़ रहा है। हम धनाधन एंटीबायोटिक दिए पड़े, और उसी दौरान सेकेंड और थर्ड वीक में कैजुअलिटी डेंगू की वजह से या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से होती है। इसीलिए जब टेम्परेचर ना रहे, लोग कहते हैं सब बुखार उतर गया, अब तो ठीक है, नहीं भैया, तभी तो खतरा है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि बुखार में दवाई बुखार उतारने की नहीं देना चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित है कि भैया प्रथम 2 दिन ज्वर के बल को बढ़ना चाहिए, बट ज्वर का बल इतना ज्यादा, ज्वर का बल का मतलब टेम्परेचर हाई ज्यादा हो जाता है, तो उसमें वर्णन है आप ड्रम में पानी भर करके व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और ऊपर से तौलिया भिगा के सर पे रख दीजिए। दैट इज क्या है? कोल्ड स्पंजिंग। एक कोल्ड स्पंजिंग तो है, उसमें भी लिखा वर्णन है ना। तो आप कोल्ड स्पंजिंग के माध्यम से क्या, जब टेम्परेचर 103 104 होता है, किसी इंजेक्शन या किसी गोली से उतरता है, कोल्ड स्पंजिंग कराई जाती है ना, हम कोल्ड स्पंजिंग का सहारा लेते हैं। उस कंडीशन में हमें एंटीपायरेटिक ड्रग भी दे सकते हैं, बट बाद में कोशिश ये करना चाहिए 2 दिन के बाद आपने कभी भी, मैं अपने ऊपर आजमा चुका हूँ 2 बार, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैडम तो कहती ही है, और हाँ ज्वर में लंघन का भी वर्णन है। और हम लोग क्या कहते हैं, खूब खिलाओ, भूख लगने लगे, उल्टी आ रही लग रही है, खूब खिलाओ, तो लंघन भी होगा, उसे हमारे अंदर से ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है ना। समराइज ये है कि यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब फिर हम उसको बुखार उतारने की दवाई देते हैं, ग्लूकोज भी दे सकते हैं, रिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड भी दे सकते हैं, और टेस्टिंग वगैरह भी करवाएं। अन्यथा की स्थिति में शुरू में 99 और 100 101 तक भी ज्वर है तो उसको उतारने का प्रयास न किया जाए। नया ज्वर फिर भी आता है तो फिर करना चाहिए, जांच भी कराना चाहिए, भर्ती भी कराना चाहिए, वो भी करना। तो ये और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो आहार विहार मित्र हम लोग सब तेजी बताते हैं। और भैया जो आप पूछ रहे थे ना अभी थोड़ा सा कि इसी समय मौसम में क्यों रहा है, तो कोई भी जब ऋतु संधि होती है, मतलब एक ऋतु से जब दूसरी ऋतु आती है, तो बीच की जो बेला होती है वो ऋतु संधि कहलाती है। 1 हफ्ता इधर 1 हफ्ता इधर। तो हम लोग की पुस्तकों में ग्रंथों में वर्णित है कि ऋतु संधि के समय शारीरिक बल कमजोर हो ही जाता है, सबका शारीरिक बल कमजोर होता है ऋतु संधि में। ऐसे अगर हम पूरे, ये तो ऋतु के हिसाब से हो गया, अगर हम पूरे दिन को लेके चले तो मम्मी लोग कहती है कि थोड़ी सांझ के समय मत निकलो, भूत चिपक जाएगा, है ना। तो वो क्या है, दोपहर से शाम आ रही, वो भी ऋतु संधि का काल है, बात बढ़ रही है शाम को उस समय, तो वो जो भूत होता है वो बात होती है केवल कि बात बढ़ रही है। तो ऋतु संधि का समय में बल, शारीरिक बल कम होता है, तो उस समय एक्स्ट्रा व्यायाम भी नहीं, ये समय ऋतु संधि चल रही है तो इस समय व्यायाम करें, तेज कदमों से टहल सकते हैं, लेकिन रनिंग या बहुत ब्रिस्क एक्सरसाइज वो नहीं करनी रहती है इस समय। ये भी इस पे जो है ध्यान रखना। बहुत बढ़िया आपने बताया मैडम। कई सेलिब्रिटीज की एक्सरसाइज के बाद शाम को डेथ रहा है, उसका ये मैडम ने एक्सप्लेन किया है। शाम को मैक्सिमम लोग जिम करते हैं, टाइम एक्सरसाइज का क्या है, दिन भर का थकाहारा, शाम को और थकाया। अरविंद क्या कह रहा है, थकावट ज्यादा आएगी, थकाओगे, व्यायाम ज्यादा करोगे, बात बढ़ेगी, खुश्की हो जाएगी, इवन डिहाइड्रेशन भी होगा, और हमारी आर्टरीज क्लॉट तो नहीं आएगा, चिपक सकता। तो एक्सरसाइज का भी टाइम मॉर्निंग का जी। विधि भैया आनंद आया जी महाराज, आपका तो नहीं कोई प्रश्न है? महाराज 2 प्रश्न हैं। हाँ, एक तो ये मौसम जो बदल रहा है जी, तो इसके साथ ये सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, थकान है, और इसका साथ किस तरीके से बचाव किया जाए और किस तरीके से इसकी साथ दवाई लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि साहब हमारे एक दोस्त है, उनका लड़का जो है 16 साल का है, तो अभी परसों तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि सर दौड़े आते हैं साहब। और दौड़ा आने के बाद में जब उसे घंटा आधा घंटे में होश आता है तो साहब उसकी मेमोरी जो है 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल बात हो जाती है। तो अगर जो इसका साहब कोई परमानेंट इलाज हो तो आपसे मिलवाया जाए, लाया जाए आपके पास आपके में। दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ, बाद में एडवाइस भी दूंगा कि आर्टिस्ट क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं। पहला तो यही है, अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि भैया मौसम बदलता है तो हमारे शरीर का बल कम होता है, बीमारी ज्यादा लगती है, तो हमें खान पान
पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप लोग के लिए बता दें कि हम लोग जो वसंत ऋतु जिसे कहते हैं वो अभी एक्चुअली आने वाली है। ये शिशिर ऋतु जाने वाला है और वसंत ऋतु आने वाली है। ऋतु संधि है। इस समय सबसे कम बल होता है। अब धीमे धीमे सूरज की रोशनी बढ़ेगी। हमारे अंदर जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जगड़ाहट ठंडी आई वो पिघलेगी और पिघलेगी। उस दौर में हमने ठंडा भोजन अगर ले लिया तो वो पिघलने के बजाय ठंडक को जमा देगी। निमोनिया हो सकता है, आपके बहुत सारे ऐसे रोग हो सकते हैं जो सर्दी से संबंधित है ना। तो ये सारी चीजें में हमारे खान पान का विशेष रोल है। अगर हम खान पान का ध्यान रखें, ठंडी चीजें, खांसी हुई ठंडी चीजें ना लें, बल्कि हमारा ठंडी चीजें ना लें, खट्टी चीजें ना लें। यदि हमें एसिडिटी हो रही है तो हम लोग बताते हैं मीठा ले सकते हैं आप, और आप कड़वा ले सकते हैं आप, है ना, ये चीजें ले सकते हैं। तो यही हमारा जो यूजुअली हम बताते हैं कि परहेज का विशेष रोल है। लोग जो कहते हैं परहेज का रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल है परहेज का। अब आपका आया दूसरा प्रश्न, क्योंकि समय कम है इसलिए शॉर्ट में बताएंगे कि 16 साल का बच्चा उससे दौरे पड़ते हैं, आगे क्या कर सकता है। तो देखिए, दौरे पड़ने के कम से कम 10-12 कारण होते हैं। सबसे पहली चीज, उसके सीटी स्कैन में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है। इसकी पूरी जानकारी कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि गांठ है तो ट्यूबरकुलर गांठ है ना, सिस्टिक सर्कोसिस जिसको कहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, 2-3 साल ठीक हो जाती है। कई बार दौरे सिर्फ इसलिए पड़ते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, हमारे शरीर में बहुत खुश्की और बहुत तेजाबियत है, और महिलाओं को अक्सर होता है। आपने 14, 15, 16 साल की बच्चियों को देखा होगा, अचानक बेहोश हो गए। बहुत सिंपल चिकित्सा है, जैसा मैडम ने बताया कि चित्त को शांत करने, बात को शांत करने की चिकित्सा है। कई बार ऐसा है कि दौरे पड़ते हैं, और दौरे पड़ते हैं, लगातार पड़ रहे हैं, कोई भी कारण नहीं मिल रहा। सिंपल सा मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा, देसी घी का सेवन करवाएं, पंचतीर्थ घृत का सेवन करवाएं, पंचगव्य घृत का, पंचगव्य घृत गाय का 5 तरह की मूत्र और उसका दूध, दही, वो सब सारे आइटम मिलाकर के घृत में बनाया जाता है। बहुत अच्छा रोल है। और ओवरऑल ये समझ लो, वात और पित्त को शांत करना है, कफ को बढ़ाना है। कफ का मतलब आयुर्वेद में हुआ शरीर का ब्रह्म करना है, शीतलता देनी है, मीठा देना है, शांत माहौल रखना है, मन को भी अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट। तो एक बार उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेज देना, अगर मुझे लगेगा कि नहीं ठीक है, कंट्रोल है, तो फिर हो जाएगा। एक मरीज आप और लाए थे हिचकी वाला, उसके बारे में मैंने पढ़ा भी था। वो सन्निपातस में जाते, सन्निपातस उसको आयुर्वेद में कहते हैं कि जहां पर ठीक होने में सालों साल लगते हैं, और हिचकी कभी कभी इस स्थिति में आ जाती है कि ठीक होना भी मुश्किल हो। वो कठिन भी केस था, मैंने उस पर स्टडी किया बाद में भी, और क्योंकि ऐसे मरीज को तुरंत आराम चाहिए होता है, तो वो असाध्य की श्रेणी में आता है। जल्दी ठीक हो, ये दुआ करते हैं। आज का सेशन काफी लंबा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन के बारे में आप लोग लगातार बने रहे, एक संदेश जरूर बोलो, कैसा रहा, क्या लोगों को लाभ मिला। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब से मिली, और कई चीजें ऐसी हैं जो जहन में हमेशा रखने वाली है कि अमल किया जाए तो यह है कि स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार रहेगा। योगेश जी, आज का सेशन तो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। जैसे कि मेन बात ये निकल कर आई है, अपने आहार और विहार दिनचर्या का नियंत्रण रखिए, आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत बढ़िया। राजीव भैया, सर, हमारी समझ में तो आयुर्वेद ही अनमोल रत्न है, बाकी सब प्रयत्न है। वाह, क्या एक चीज है, इस कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान हम लोगों की जो है बात बढ़ता है, बढ़ा रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैं तो यूजुअली बोलता है, लेकिन मुझे लगता है आज कई बार कई अक्सर पेन मैं घर में तो सुनते रहता मैडम, परंतु आज सोशल मीडिया में मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत फिर मिलते हैं दोस्तों अगले शनिवार को, वही शाम 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य फिर डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि कोई प्रश्न आता है तो हम उसका अवश्य जवाब देंगे, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 700-72-775। प्रत्येक शनिवार को मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, मेरी
रामिसा जी, पुरानी आवास विकास कॉलोनी शाहजहांपुर में 12 बजे से शाम 5 बजे तक बैठते हैं और 4:30 से 5 के मध्य हमारा एक कार्यक्रम भी होता है, मरीजों को भी देखते हैं और 5:30 से लेकर के 8:30 बजे के मध्य में 8 बजे के मध्य में हम किसी खास मरीज से देखते हैं। रविवार से और फ्राइडे तक सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक मोहल्ला सही बड़ा तिलक में हम लोग पेशेंट को देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय